हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं रिवर्स चार्ज के प्रोविज़न का कि कब हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, कौन सी कंडीशंस हैं जिनके सेटिस्फाई होने पर ही आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होगा। तो इसके लिए CGST एक्ट में सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बात करता है और IGST एक्ट में सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 बात करता है। तो आज हम इन दोनों सेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कब आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है और कब आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं देना। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जब कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है किसी रजिस्टर्ड बायर के लिए, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड बायर जो उसका रिसिपिएंट है उसे रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराना होगा उस गुड्स या उस सर्विस पे। और लॉ में ये प्रोविज़न दिया गया है कि ऐसा माना जाएगा उस रजिस्टर्ड पर्सन को कि वही इस टैक्स को पे करने के लिए लायबल था उन गुड्स और उन सर्विसेज पे। तो इसमें लायबिलिटी शिफ्ट करके सप्लायर से रिसीवर के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है, तो इसे रिवर्स चार्ज का प्रोविज़न बोलेंगे। और इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा एज़ पर एक्ट। और यही बात सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में IGST एक्ट का जो प्रोविज़न है उसमें यही बात बोली गई है। तो अब हम इसे एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इसमें 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं कि देयर शुड बी अ सप्लाई, वहाँ पे एक सप्लाई होनी चाहिए, कि जो सप्लाई है वो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए, कि सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, और चौथा पॉइंट है कि जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इन 4 कंडीशन में सप्लाई, टैक्सेबल गुड्स, अनरजिस्टर्ड सप्लायर और रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, इन 4 का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है एज़ पर एक्ट। सप्लाई किसे बोलेंगे? अब सप्लाई के लिए CGST एक्ट का सेक्शन 7 क्या बोलता है? ये बोलता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी किसी भी फॉर्म का सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि कंसीडरेशन के लिए किया गया है बाय ए पर्सन इन द कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस में या बिजनेस के फर्दरेंस में किया गया कोई भी सप्लाई किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, उसे सप्लाई माना जाएगा। यानी सेक्शन 7 ये बोलता है कि जो सप्लाई होनी चाहिए वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। तो अगर हम सप्लाई का वर्ड को ही क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि इसमें 2 इम्पोर्टेंट वर्ड्स निकल के आते हैं। एक तो सप्लायर शुड बी एंगेज इन द बिजनेस और दूसरा सप्लाई शुड बी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी सप्लाई की, उसमें इन 2 वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो आइए समझते हैं कि बिजनेस किसे बोलेंगे और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होगा। तो सप्लायर को बिजनेस में एंगेज कब कहा जाएगा? सप्लायर को बिजनेस में एंगेज तब कहा जाएगा जब उसका ये बिजनेस होगा, ऐसा काम करना, यानी जिस कमोडिटी में वो काम करता है उसको सप्लाई करते हैं तो उसे बिजनेस बोलेंगे। अगर वो किसी हटके किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करता है तो वो उसका बिजनेस नहीं होगा। यानी कोई ट्रेडर है जो कि प्रोविज़न स्टोर का ट्रेडर है, तो वो प्रोविज़न स्टोर से रिलेटेड आइटम अगर बेचता है तो उसे सप्लाई बोलेंगे बिजनेस में। अगर वो किसी अदर गुड्स को सेल कर देता है, जैसे घर में कोई स्क्रैप पड़ा है उसको सेल कर देता है, तो उसे उसका बिजनेस नहीं बोलेंगे, उसे एक अदर एक्टिविटी माना जाएगा। यानी बिजनेस वो एक्टिविटी होंगी जिनमें उसे डील करना है, जो व्यापारी है वो उसे डील करता है रेगुलर बिजनेस में, उन्हीं आइटम्स को उसे बिजनेस की आइटम माना जाएगा और बिजनेस माना जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लाई शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी वो अपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए उस सप्लाई को करे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसेस एक्स हैं, वो एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है GST के अंदर। वो अपनी ज्वेलरी किसी रजिस्टर्ड ज्वेलर के पास सेल करती हैं, तो इस केस में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी ज्वेलर के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि जो मिसेस एक्स हैं वो अपनी ज्वेलरी को इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं बेच रहे हैं। तो इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसे इन कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। शी इज़ ए सैलरीड एम्प्लॉई, तो वो बिजनेस में नहीं है। अब ये आते हैं सेकंड कंडीशन पे। जो हमने अभी 4 कंडीशन डिस्कस की थी उनमें से पहली कंडीशन थी कि सप्लाई होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कि सप्लाई टैक्सेबल गुड्स की होनी चाहिए। तो सप्लाई टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए, तभी आपके पास रिवर्स चार्ज की एप्लीकेशन होगी एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ऐसी गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है जिस पे निल रेटेड टैक्स है, तो इस केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 4
एप्लीकेबल होके भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ये एक लॉजिकल कंडीशन है। वो कैसे? अनरजिस्टर्ड डीलर सप्लाई करेगा रजिस्टर्ड डीलर को, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन उस रेट से टैक्स देगा जो रेट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो जब वो आइटम एग्जम्प्ट है तो उस पर कोई रेट अवेलेबल नहीं होगा या नील रेटेड होगा, तो इस केस में टैक्स अप्लाई होने पर भी अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो कोई रेट होगा, और रेट होगा तो नील रेटेड होगा, तो कोई टैक्स की ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। अब हम थर्ड और फोर्थ कंडीशन को एक साथ बात करेंगे, यानी सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जिसने रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं लिया है, ये तो क्लियर है। दूसरा, रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? रजिस्टर्ड पर्सन वो है जो सेक्शन 25 में प्रोविजंस दिए गए हैं कि किस किस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबिलिटी है। तो सेक्शन 25 है जो प्रोसीजर बताता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा। जो लोग सेक्शन 22 या 24, जो 2 सेक्शन बताए गए हैं जिसमें एलिजिबिलिटी बताई जा रही है, उनमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हैं, वो 25 में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब सेक्शन 22 जो है वो ये बताता है कि कौन कौन पर्सन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हैं, और सेक्शन 24 ये बताता है कि किन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इन दोनों ही केसेस में, यानी सेक्शन 22 या 24 में जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो रजिस्ट्रेशन 25 के अकॉर्डिंग कराएंगे एज़ पर प्रोसीजर, और जो 25 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें रजिस्टर्ड पर्सन बोला जाएगा। तो इस केस में अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को जब सप्लाई करेगा तो फोर्थ कंडीशन कंप्लाई होगी। तो हमें इन चारों कंडीशन को पूरा करना होगा रिवर्स चार्ज में टैक्स देने के लिए। पहली कंडीशन सप्लाई होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए या सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर होना चाहिए, और चौथी कंडीशन की रजिस्टर्ड पर्सन को उसे रिसिपिएंट होना चाहिए। तो इन चारों कंडीशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो जहाँ भी ये चारों कंडीशन कंप्लीटली फुलफ़िल होंगी वहाँ पर रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स देना होगा। अगर इनमें से कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो पा रही, कंफर्म नहीं हो पा रही, तो उस केस में आपको टैक्स नहीं देना है। तो बेयरली अगर आप सेक्शन को प्लेन रीडिंग करें तो आपको लगेगा कि हर केस में आपको इन रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं। बट अगर डिटेल एनालिसिस को देखें तो वहाँ पे आपको केवल तब रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है जब वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। दोस्तों, ये हमने इस रिवर्स चार्ज के प्रोविज़न का डिटेल एनालिसिस किया, डिटेल्ड कंडीशंस बताई जिनके बेसिस पे आपको टैक्स की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। आशा करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ समझ आई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द जवाब आपकी ईमेल आईडी पर आपके दिए हुए नंबर पर देंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु।